आज का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ को पढ़ने से और समझने से पहले यहाँ पर हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं लेखक का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को ग्राम खेड़ा, जिला गाजियाबाद में हुआ तथा देहावसान यानी कि उनका निधन जो है वो 26 जुलाई 1966 को हुआ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म जो है वो सन 1904 में 7 अगस्त को हुआ है, जो कि तारीख है वो हमें याद ही करनी है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। और जन्म जहाँ हुआ है वो जिला गाजियाबाद है और ग्राम खेड़ा है। और उसके बाद जो निधन हुआ उनका तो वो 26 जुलाई 1966 को हुआ। डॉक्टर अग्रवाल जो हैं वो कला, संस्कृति, साहित्य व इतिहास के मूर्धन्य विद्वान थे, यानी कि वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। किन किन क्षेत्रों में? कला, संस्कृति और साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में बड़े विद्वान थे वो। पुरातत्व में विशेष रुचि से मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय हिंदी में संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं देते हुए संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, इसमें आप इनके इन्हीं गुणों को देखेंगे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेखक हैं वो पुरातत्व विभाग से, पुरातत्व के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पुरातत्व, पुरा यानी पुराने, तत्व यानी तत्व, यानी वो सभी चीज़ें जो पुराने वक्त की मिली हैं, जो किसी सभ्यता को दर्शाती हैं, तो उन चीज़ों में उनकी विशेष रुचि थी। और पुरातत्व में विशेष रुचि से वो मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं, यानी इस क्षेत्र से संबंधित वो अपनी बहुत सारी सेवाएं जो है दे चुके हैं। और संग्राहक के रूप में उन्होंने अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ है। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। आप यानी कि लेखक की बात हो रही है, ये तरीका होता है लिखने का, इसलिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे, इनके ऊपर गांधी जी का बहुत प्रभाव था, वो प्रभावित थे उनसे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी वस्त्र धारण कर लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दान की हैं, छोड़ दी हैं और त्याग दिया है। ऐसे ही अब यहाँ पर जब अग्रवाल जी की बात हो रही है तो यहाँ पर उन्होंने, आप देखेंगे कि गांधी जी से प्रभावित हुए तो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने एक सरकारी नौकरी छोड़ दी, जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे, और उसके बाद उन्होंने खादी वस्त्र धारण कर लिए। आपके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति व जीवन दर्शन का प्रभावी वर्णन मिलता है। अभी हमने देखा कि पुरातत्व से संबंधित उनके बहुत इंटरेस्ट है और देश सेवा में गांधी जी से प्रभावित है ही, तो इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन, ये सब तो उनके लेखन में हमें देखने को मिलेगा ही। आपने वेद पुराण व संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर एक परिष्कृत चिंतन दृष्टि अपने भीतर उत्पन्न की, जो आपके लेखन में सर्वत्र विद्वान है। लेखक ने वेद पुराण और संस्कृत ग्रंथों की बहुत गहरा अध्ययन किया है और उससे मिलने वाला जो ज्ञान है उनके चिंतन मनन की शक्ति पर दिख रहा है, जिसकी वजह से हम उनके जो लेखन है, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें देखते हैं। इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 पुस्तकों की रचनाएं की गई हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, माता भूमि, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावती संजीवनी व्याख्या, पाणिनि कालीन भारतवर्ष व भारत सावित्री प्रमुख है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसकी यहाँ पे चर्चा हुई है। पाठ का परिचय देख लेते हैं कि पाठ के अंतर्गत किस विषय को वो लेकर चले हैं लेखक, और वो किस विषय की चर्चा करते हुए हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में, जन यानी कि लोगों के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन, बहुत सारे तत्वों का एक साथ से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है कि कैसे बहुत सारे तत्व मिलकर जो है एक अच्छे राष्ट्र की भावना पन पाते हैं।
भू के प्रति यानी धरती के प्रति मातृवत श्रद्धा, माता के समान जो है श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है। वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक है। और इस तरीके से संस्कृति जो है हमारी, उसके जो ऊंचे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रतिष्ठा करके यानी उनको अपना कर अपने भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक वो देता है और बनता है। प्रस्तुत निबंध जो है एक गौरवशाली राष्ट्र भाव को जनमन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास है। और ये जो लेख है ये अपने राष्ट्र की भावना को जागृत करने से संबंधित है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन भूमि, और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र कैसे बनता है? एक भूमि से बनता है। सबसे पहले भूमि, उस पर बसने वाले लोग और उन लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली संस्कृति, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक राष्ट्र बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ईश्वर ने भूमि का निर्माण किया है, वह अनंत काल से है और उसकी कोई समय सीमा का पता नहीं है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र जो है भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली संस्कृति के माध्यम से बनता है। उसके बाद जो ये भूमि है, ये संसार जो है ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर ने ये बनाई तो है भूमि, ये संसार, इसमें शामिल जो सभी तत्व हैं इन पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना, इनकी रक्षा करना, इनके बारे में जानना, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। भूमि के पार्थिव स्वरूप, पार्थिव यानी भूमि का जो पार्थिव स्वरूप है, पार्थिव जो इसमें जानना हो, उसके प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। जितना हम अपनी भूमि के प्रति जागरूक होंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसे जानेंगे, उतना ही हमारा राष्ट्र जो है मजबूत होगा। ये लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधारा, यानी इस पूरे राष्ट्र में बसने वाले सभी लोगों की जो विचारधारा जो मिलकर पनपती है वो उसकी जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, बिना आधार के होते हैं। निर्मूल, मूल यानी जड़, आधार बेस, और निर मतलब नहीं, यानी जिसका कोई बेस नहीं है। अगर राष्ट्रीयता नहीं है तो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है राष्ट्रीयता हमारी, तो वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, पनपेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, इसलिए अगर हम धरती पर हैं, पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी पर मौजूद सभी भौतिक स्वरूप को, उसकी जानकारी को रखना जो है और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना जो है हमारा जरूरी धर्म बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। इस कर्तव्य की जो पूर्ति है, यानी ये कर्तव्य जो है हर तरीके से पूरे होने चाहिए और इसके बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों हजारों तरीके हैं। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी पृथ्वी पर मौजूद एक छोटी सी चींटी भी जो है हमारी उसके प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, उसके कुशल क्षेम पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हमें अपनी कमर कस के, यानी कि हमें एकदम से तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी कि संपूर्ण अध्ययन जो है उसका जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। लेखक का मानना है कि चाहे गांव हो चाहे नगर हो, हर जगह से पृथ्वी से संबंधित प्रत्येक जानकारी होना, उसके प्रति जिम्मेदारी को निभाना, कर्तव्यों को निभाना, हर उसके लिए एक तैयारी होना जो है वो हर जगह से पॉसिबिलिटीज़ उसकी ज़रूर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, यानी कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ती है? एक तो ईश्वर प्रदत्त जो वर्षा होती है वो, दूसरा सूर्य की रोशनी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इनके बिना तो जो उदाहरण पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उदाहरण के लिए पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए जब मेघ यानी बादल जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए।
यह हमें जानना चाहिए। इसके बारे में जानकर हमें इससे संबंधित जो कर्तव्य हैं उसको पूरा करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति, तृण यानी कण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों में ये चीज़ें भी शामिल है कि प्रतिवर्ष मेघ एक समय पर आकर अगर धरती को अपने अमृत जल से सींच रहे हैं और उससे हर एक तृण और लता वनस्पति जो है जल प्राप्त करके पनप रही है और उससे हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे, ये सारी जो एक सूक्ष्म परिचय है किस तरीके से भगवान ने, ईश्वर ने जो ये एक अपना नियम बना रखा है, वो किस नियम के चलते और कब कब कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इन सब को जानना हमारा कर्तव्य है और इसके प्रति सचेत रहना, इसके प्रति जिम्मेदारियां निभाना हमारा कर्तव्य है। और जब हम ये सब करते हैं तो एक मजबूत राष्ट्र तैयार करते हैं। लेखक के कहने का अर्थ ये है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। और इस तरीके से इन सभी चीज़ों पर जब राष्ट्र का हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए इन पर ध्यान देगा तो जीवन में मौजूद जो शून्य है और अंधकार है वो जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला भर देगा। जब इस तरीके के ज्ञान के कपाट खुलेंगे, ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, यानी हर एक व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर पाएगा। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, अब हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से माइंस होते हैं, हमें धरती की माता की कोख से किस तरीके से तरह तरह के मेटल्स मिलते हैं, कितने ज़्यादा सारे जो है हमें मेटल्स मिलने के साथ ऑयल मिलता है, पानी मिलता है, उसके बाद वनस्पतियाँ तो हमें ना जाने क्या क्या कहाँ कहाँ से मिल ही रही हैं। कोख से उसकी हमें गोल्ड मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ हैं वो यही है अमूल्य निधियाँ, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर एक बार आप ये बता दिया जाए कि धरती की कोख से हमें ये सब चीज़ें मिल रही है, इस प्रक्रिया के दौरान हम सब ये सब चीज़ें निकालते हैं और इतनी अमूल्य निधियाँ प्राप्त करते हैं, हर किसी के मन में जो है ये एक हलचल आती है कि ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, कितने टाइम में ये ऐसी चीज़ें बनती। देखिए भगवान ने, ईश्वर ने कितनी चमत्कारपूर्ण चीज़ें तैयार की हैं कि धरती की कोख से हमें क्या क्या मिलता है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है यानी धरती के गर्भ में ना जाने कितनी गहराई में ये सारी चीज़ें बनती हैं, इनको पोषित कर रही है धरती। नीचे कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी है, ईश्वर का चमत्कार तो है ही। और धरती की कोख में नीचे ना जाने कितनी गहराइयों में जाकर ये चीज़ें जो है निर्मित हो रही हैं, जिससे हमें प्राप्त होती है। ये दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित, यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब इस तरीके से लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जब मिट्टी तैयार होती है तो उन मिट्टियों से आप देखेंगे तरह तरह की मिट्टियों के प्रकार पढ़ते हैं आप अपनी ज्योग्राफी की बुक्स वगैरह में। तो वो ये कौन है, ये कौन कर रहा है, धरती माता की कोख से आ रही है ये सब, और ये धरती को सजा रही है, उसकी देह को सजा रही है। कौन? मिट्टी। हमारे भावी अभ्युदय के लिए, हमारे भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पत्थर जो है हमें धरती की कोख से मिलते हैं और जब शिल्पकार उसको गढ़ देते हैं तो कितनी बेहतरीन चीज़ें निकल कर आती हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग यानी पहाड़, पर्वत, विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। और इन चीलवटों को जब चतुर कारीगर यानी बहुत ज़्यादा शार्प्ड यानी स्किल्ड जो हमारे कारीगर होते हैं वो पहलदार कटाव पर लाते, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम धरती से पा रहे हैं और उनकी बनावट करते हैं। जब अपने कौशल का थोड़ा कौशल का इस्तेमाल करके जब हम उसको चमकाते हैं तो वो एक अनमोल चीज़ के रूप में सामने आती है हमारे। अब मान लीजिए आप धरती की कोख से हमें सोना मिल रहा है, सोना हमें अंगूठी के रूप में तो नहीं मिलता है कभी भी, वो सोना कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, फिर डिज़ाइंस आती हैं, बनती हैं, लोग जिसे इतने शौक से पहनते ओढ़ते रखते हैं अपने पास।
तो ये थोड़ी स्किल्स भी जो है इसमें ऐड होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना अमूल्य चीज़ जो है हमें मिल पाती है। देश के नर नारियों के रूप, मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी, धरती और आकाश। धरती और आकाश के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास ये पहाड़, नदियाँ, हवा, पानी, सब कुछ है पृथ्वी और आकाश के बीच में। ये सारी जो सामग्रियाँ भरी हैं वो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, कितने सागर हैं, जलचर हैं, रत्न हैं, राशियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना यानी उसके प्रति समझ और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने ही चाहिए। राष्ट्र के जो नवयुवक हैं उनके हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेंगी तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक का ये मानना है कि एक बेहतरीन राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पाठ का नाम है, राष्ट्र का स्वरूप लेखक के अनुसार कैसा होना चाहिए? जहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर जो भी चीज़ें मौजूद है, धरती और आकाश के बीच में जो भी ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं उन सब के विषय में जानना और जानकर अपने कर्तव्यों को निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और उनके प्रति अपने जो जिम्मेदारियाँ निभाते हुए उसको बना कर रखना। ये चीज़ें जो है वो लेखक को लगती है ये राष्ट्र का असल स्वरूप होता है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यानी लेखक ये चाहते हैं कि उद्यम तो हो, विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर जो है राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है, जहाँ पर इंसान अपनी सुविधाओं के लिए चीज़ें तैयार करता है, उसका एक नया ठाट खड़ा करना चाहिए। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना ही चाहिए। हमारा ये ध्येय हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग ले बिना रीता न रहे। लेखक यह चाहता है कि धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति, उसके हाथ जो हैं वो किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहे, कोई ना कोई काम करता रहे। तभी मातृभूमि की जो पुष्कल समृद्धि है वो समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। और मातृभूमि की जो समृद्धि है, अगर एक घर में 5 मेंबर्स हैं और पांचों मेंबर्स कमाते हैं तो क्या वहाँ पर कभी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं होगी। उसी तरीके से लेखक चाहता है कि देश का, राष्ट्र का में मौजूद सभी व्यक्ति के जो हाथ हैं वो मेहनत करें और उस मेहनत से जो है देश समृद्ध होता चला जाएगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो मातृभूमि पर जो निवास कर रहे हैं हम जीव, प्राणी, हम इंसान, वो उसके दूसरे अंग हैं। पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी धरती हो और उस पर लोग नहीं होंगे तो फिर राष्ट्र की कल्पना कर पाना तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी जब पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तो वो वहाँ पर मौजूद लोगों की वजह से प्राप्त करती है, क्योंकि वो महसूस करती है अपनी मातृभूमि के ने क्या क्या हमारे जीवन के लिए किया है। पृथ्वी माता है और जन जो है, लोग जो हैं वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तभी तो कहा गया है संस्कृत में कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यानी हम सब उस पर मौजूद जो जीव प्राणी है उनकी देन है। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी एक सूत्र में बंधे होना ही जो है राष्ट्रीयता की कुंजी होती है, हर कोई मिलजुल कर रहे। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और इसी से ही जो है राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, भावना है, वो पल्लवित होती है। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं और जब ये मिलकर एक साथ जोश में जागता है तब राष्ट्र निर्माण का जो स्वर है वायुमंडल में भरने लगता है। वायुमंडल में भरने लगता है यानी चारों तरफ हमें राष्ट्रीयता की गूंज सुनाई देती है। इस भाव के द्वारा ही जो मनुष्य है वो पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जहाँ ये भाव नहीं होता वहाँ जन और भूमि का संबंध जो है अचेतन होता है और जड़ बना रहता है। यानी जहाँ पर इस भाव में
कि लोग जहाँ पर धरती की महत्वता को ना समझे और धरती पर अगर जन नहीं होंगे, ये दोनों ही भेदभाव नहीं होंगे। और उससे भी बढ़कर जो है कि अगर धरती पर मौजूद जीव प्राणी जो है अगर धरती की महत्वता को नहीं समझेगा और भूमि के संबंध को नहीं समझेगा तो वो अचेतन है, यानी कि वो निर्जीव है, जड़ है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। कैसे? नमो मात्रे पृथ्व्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये जो प्रणाम भाव है, प्रणाम भाव का मतलब कि हम अपनी पृथ्वी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसे माता मानते हैं और ये है तो हमारा जीवन है। और ये मानने भाव से ही ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र की एग्जिस्टेंस भी इसी से चलती है। ये प्रणाम भाव ही जो है भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये व्यक्ति में जब भाव आते हैं कि माता मानकर धरती को पूजता है, उसकी महत्वता को समझता है, तभी ये दृढ़ मजबूत बंधन तैयार होता है। इसी दृढ़ भित्ति यानी दीवार पर, कौन सी दृढ़ भित्ति पर, कौन सी मजबूत दीवार पर? तो यहाँ पर इस मजबूत भित्ति यानी दीवार, इस दीवार की बात हो रही है जहाँ व्यक्ति में प्रणाम भाव हो, जहाँ पर व्यक्ति को इस ग्रेटिट्यूड फील करने वाला भाव हो, वहाँ पर ये राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। जिस तरीके से घर बनता है उसके लिए नींव बहुत जरूरी है, मजबूत होनी चाहिए। और उसी तरीके से एक राष्ट्र का बेहतरीन निर्माण तभी होगा जब व्यक्ति जो है धरती की इम्पोर्टेंस को समझेगा, उसके उस पर मौजूद हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक हलचल, हर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस को महसूस करेगा और प्रणाम भाव रखेगा, तभी राष्ट्रीयता पनप पाएगी। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यही मजबूती, यही विश्वास, यही भाव जो है वो राष्ट्र का निर्माण करता है और उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। और यही मर्यादा यानी कि व्यक्ति जब धरती के प्रति अपने भावों को बनाकर रहता है और चलता है, सब कुछ समझता है, तो राष्ट्र के प्रति जो मनुष्य है उसके कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है और जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग यानी कि प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता के प्रति बच्चे का प्रेम और पुत्र का सेवा भाव प्रकट करना अपनी माता के लिए, यही जो है वो एक स्वाभाविक कर्तव्य है। जैसे हम अपनी माता को पूजनीय मानते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं और पुत्र या पुत्री होने के नाते अपना सेवा भाव प्रकट करते हैं, वैसे ही धरती माता के लिए भी हमें हमारे पास, हमारे मन में उनके लिए स्नेह होना चाहिए धरती के लिए और सेवा भाव होना चाहिए पुत्र की तरह। वह एक निष्कारण धर्म है, यानी ये बिना किसी धर्म, इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि ये है इस वजह से आपको करना चाहिए। हर कोई प्रश्न करता है, हर किसी के मन में प्रश्न आता है क्यों करे भाई, क्यों? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये हमारा एक धर्म है बस। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधोपतन को सूचित करता है। अगर कोई भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुत्र माँ से संबंध रखता है तो वो उसके पतन की सूचना देता है। जो जन मातृभूमि, अब जैसे धरती पर क्या हो रहा है, लोग पेड़ काट रहे हैं लेकिन नए पेड़ लगा नहीं रहे, तो यहाँ पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग लगे हैं और धरती माता यानी अपनी माता को माता से संबंध जोड़ के रखा हुआ है उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो इससे क्या होता है, हमें तरह तरह की महामारियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी कुछ भी भूकंप है, बाढ़ है या फिर महामारी है, इन सब का सामना करना पड़ता है। तो ये पतन की सूचना देता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो मातृभूमि से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को भी सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। अब धरती पे अगर कोई भी गलती करेगा तो अगर गलती करने से सबको दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं, तो अच्छा होने पर भी सबको एक से ही अच्छा ही मिलेगी, तो वो सभी पुत्रों को समान भाव समझती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। लेखक ये भी समझाना चाहते हैं कि धरती के लिए सभी व्यक्ति जो है समान है, तो व्यक्तियों को भी आपस में एक दूसरे को ऊंच नीच ये सब नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है।
नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। यानी हर जगह पर, हर स्थिति में लोग दिखाई देंगे आपको धरती पर। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले होते हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले होते हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, लेकिन वो किसके पुत्र हैं? वो अपनी माता के पुत्र हैं, धरती माता के पुत्र हैं। सबकी माता कौन है? धरती माता है। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है और वो सबके लिए अखंड भाव से जो है अपना भाव दिखाते हैं। तो इस तरीके से लेखक ये बताना चाहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति अपने अपने मायनों में, भाषा के तौर पे, रहन सहन के तौर पे और कई तरीकों में, कई मायनों में अलग अलग है, लेकिन सबकी माता एक है, तो हम सब एक हैं। तो ये लेखक जो है इस भाव से ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि लोगों को भी आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से अब आज के लेखक ये समझाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पे हर व्यक्ति समान है, कोई ना तो ऊंचा है ना नीचा है, लेकिन सभ्यता और रहन सहन, आपका व्यवहार आपको बताता है कि आप किसी से कमतर हैं या ऊंचे हैं। अगर आप अच्छे व्यवहार वाले तो आप किसी से भी ऊपर होंगे, लेकिन अगर आप बेकार व्यवहार वाले हैं तो आप नीचे बाय डिफॉल्ट दिखेंगे ही। तो लेखक का मानना है कि सभ्यता, आपकी सभ्यता कैसी है, आपकी रहन सहन कैसी, उस दृष्टि से आप आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आपका व्यवहार कैसा भी हो, अच्छा हो गलत हो, पृथ्वी से, आपकी मातृभूमि से आपका जो रिश्ता है उसमें कुछ भी कमतर नहीं होता, वो आप तब भी बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति है, उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आप जनता को पीछे छोड़कर कभी भी कोई सरकार आगे नहीं निकल सकती है। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप जनता को किसी भी क्षेत्र में, आप देखिए, मान लीजिए आप जनता को इग्नोर कर दिया तो कोई सरकार नहीं रह सकती है। और मान लीजिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आप अपने एक कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगर वो फिल्म सिर्फ अपने लिए ही बना के और देख ली जाए तो उससे ना तो आप एक नामचीन हीरो बन सकेंगे, ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे, और ना ही आप एक इंडस्ट्री में नाम कमा पाएंगे। उसके लिए लोग, जनता, सबकी ज़रूरत है, तो जिसे वो देखेंगे और आपकी वाह वाह करेंगे, आपके काम को बखानेंगे। तो उसी तरीके से जो है समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा मार्ग जो है धरती देती है। इसमें किसी भी एक जन को छोड़कर जो है राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है कि इतने लोगों को छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, इन्हें हटा दो और एक राष्ट्र, अच्छा राष्ट्र बनकर आप पनप जाएं। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के जो अंग हैं जिनकी हमने अभी यहाँ पे चर्चा की है, हमें उन सब की सुध लेनी चाहिए, हमको उन सब का ख्याल करना है, उन सब के बारे में सोचना है। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अगर देश का कुछ हिस्सा जो है गरीबी से तड़प रहा है और अशिक्षित है, तो इसकी वजह से राष्ट्र जो है कभी भी किसी भी तौर में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमको साथ में ही सबको लेकर चलना पड़ेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जो है जागरण और प्रगति की जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य, यानी एक लय बनाकर चल रहे हैं। वो जब तक सूर्य की रश्मियां यानी किरण जो है नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं। जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस तरीके से नदी का प्रवाह जो है कभी भी ठहरता नहीं है और उसी से उसका जीवन है, उसी तरीके से जो जन है, लोग है, इस भूमि पर मौजूद हर एक प्राणी जो है वो अपने कर्मों और श्रम की वजह से, कर्म और श्रम की वजह से ही उसका उत्थान होता है और अनेक घाटों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से
जो जन है उसका कर्म और श्रम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अपने मातृभूमि के प्रति उसके कर्तव्य बहुत जरूरी है और हमें इन सबको ध्यान में रख के चलना चाहिए। हम किसी भी जन को पीछे छोड़कर अपने राष्ट्र का निर्माण या उसके स्वरूप को तैयार नहीं कर सकते, ना उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। संस्कृति क्या है हमारी? राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो जन की संस्कृति है। अब लेखक हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि राष्ट्र का जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है संस्कृति, जिसके बिना भी उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मनुष्य राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, कई सालों से जिस सभ्यता को, जिस तौर तरीकों को वो अपनाती चली आ रही है, वही उसके जीवन की श्वास है, प्रश्वास है, उसी से उसका जीवन चल रहा है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति ही सब कुछ है जन के लिए। संस्कृति के विकास और उसके उदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जो हमारी संस्कृति है उसका विकास जब होगा तभी जो है हमारे उदय जो है राष्ट्र का जो है वो बहुत ही बेटर वे में पॉसिबल हो पाएगा। राष्ट्र का के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर राष्ट्र का संपूर्ण विकास चाहिए, समग्र यानी पूरा विकास चाहिए, तो हमें भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और उसकी संस्कृति, इन तीनों का विकास बहुत जरूरी है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित यानी अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र लोप समझना चाहिए। अगर लोग भूमि और लोग जो है ना, अगर अपनी संस्कृति को छोड़ दें तो एक राष्ट्र जो है वो अपना लोप समझे, यानी अपने पतन को समझे वो। तो इसलिए भूमि को और जन को अपनी संस्कृति से विरहित नहीं किया जा सकता। जीवन के विटप, जंगल का जो पुष्प है, जीवन का जो वृक्ष है उसका पुष्प क्या है? संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प क्या है? संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यानी संस्कृति ही जो है जीवन का सौंदर्य है, राष्ट्र का सौंदर्य है, राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और उसी का यश यानी उसका नाम है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। जहाँ ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ हो वो भी संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जो जन है उनके ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, उन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं और उनका जो ज्ञान है और जो उनका कर्म क्षेत्र है, इन सभी को मिलाकर जब देखा जाता है तो यही राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन देखने को मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन का विकास किस तरीके से हो रहा है वो हमारी संस्कृति पर आधारित है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियां हैं जो राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार क्या है? पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय, आपस में मेल जोल जो है वही इस पर डिपेंड करता है, तभी हमारी संस्कृति पनपती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पति होते हैं, अपने अदम्य भाव से उठने के भाव से उसे उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। इस तरीके से अपनी संस्कृति के आधार पर ही उसके साथ चलकर ही हम एक राष्ट्र में रह सकते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, कई नदियां जो है अपनी अलग अलग राहें बनाती, एक ही नदी से कई जो है रास्ते बन के निकलते हुए बहती वो नदी के प्रवाह जो है जब एक ही समुद्र में आके मिल जाती हैं तो वो एक रूपता प्राप्त कर लेती है। यानी वो पहले अलग अलग थी, जब रास्तों में चल रही थी, इकट्ठे समुद्र में आई तो वो क्या हो गए? सब मिलकर एक हो गए, उन सब की एक ही पहचान है। तो इसी तरीके से संस्कृति भी होती है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी संस्कृति लेकर चल रहे हैं लेकिन एक राष्ट्र में रह रहे हैं, मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक संपूर्ण राष्ट्र हो गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। लोग जो है राष्ट्रीय जन जो है अपने मानसिक भाव को कैसे प्रकट करते हैं? साहित्य के रूप में, कला के रूप में, नृत्य के रूप में, गीत के रूप में, आमोद प्रमोद अपनी खुशियों के रूप में जो है अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है
वो क्या है, हमारी आत्मा जो है खुश कब होती है, जो पूरे संसार में हर आदमी जो है उसकी आत्मा जो है कैसे आनंद का भाव प्राप्त करती है, वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि में उनमें एक सूत्रता है। यानी कि बाहर से सब कुछ सबका अलग अलग तरीका दिखता है, लेकिन सब आंतरिक रूप से एक ही है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित भी होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। जो व्यक्ति जो है बड़े दिल का होता है, उसको हर एक संस्कृति में एक आनंद का पुट दिखता है, और यही आनंद का पुट जो है एक उदार भावना लिए हुए एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करती है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद यानी कि आजाद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। और संस्कृति का भंडार कहाँ देखने को मिलता है? गांवों में, जंगलों में और लोक गीतों में, तारों से के नीचे विकसित होने वाली लोक कथाओं में। ये सब क्या है? हमारी संस्कृति है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति सभी के क्षेत्र में एक पराक्रम, बहुत बड़ा काम किया है, उसको स्थापित किया है। उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, उसे अपनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, और उसी को अपनाते हुए उसको हम अपने भविष्य तक में उसे साक्षात रूप में देखते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यहाँ अतीत वर्तमान के लिए भारपूर नहीं है। यहाँ जो अतीत है वो वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी कि अतीत यानी हमारा बीता हुआ कल जो है हमारे आज पर भारी नहीं पड़ता है। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर रखना नहीं चाहता, जहाँ हमारा बीता हुआ कल जो है हमारे वर्तमान को जकड़ता नहीं है, परेशान नहीं करता, अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, और जहाँ अपने पास्ट से हमें पुष्ट करता है। आप घरों में सुनोगे हमारे पूर्वजों ने इतने समय से ये चीज़ें चलाते चले आ रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है? मोटिवेशन, और आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है, ये बहुत रेयर केसेस में भी होता है, लेकिन कम ही होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही कर रखा था, तभी हमारी यहाँ पीढ़ी जो है इस तरीके से आगे परेशान होती चली आ रही है। तो वो असल संस्कृति नहीं है जहाँ पे एक नकारात्मक भाव आ जाता है। जहाँ सकारात्मक भाव होता है और आपके अंदर भविष्य में भी उसे देखने की चाहत होती है कि भगवान करे हमारी ये जो संस्कृति है हमारी आगे पीढ़ियाँ दिखाती रहें, यही अपनाती रहें। तो ये एक एक्चुअल में अपनाई जाने वाली संस्कृति है जिसे हम लेकर चलते हैं। तो वरन अपने वरदान से पुष्ट करने वाले उसे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस तरीके से लेखक बताते हैं कि भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और उनकी जो संस्कृति है वो मिलकर जो है एक राष्ट्र को तैयार करती है, वही उसका एक असल स्वरूप होता है। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। हेल्प करता है आपको ये वीडियो या कर रहा है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों से साझा करें, साझा करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलते रहें और आप ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट जो है यूँ